दोस्तों, आपके मन में भी कभी न कभी ये सवाल जरूर आता ही होगा कि कश्मीर भारत का हिस्सा कैसे बना और एलओसी क्या है। आखिर एलओसी पर आए दिन फायरिंग क्यों होती है, जवान शहीद क्यों होते हैं, यह स्थान विवाद का विषय क्यों बना हुआ है। दोस्तों, इन सभी बातों को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले छोटा सा इंट्रो। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एआरपी जोन में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, एलओसी का पूरा नाम लाइन ऑफ कंट्रोल है और हिंदी में इसे भारत पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा भी बोला जाता है। दोस्तों, एलओसी को जानने से पहले हमें इसके इतिहास के बारे में जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि एलओसी की जरूरत हमें थी या नहीं, या फिर एलओसी को हम पर थोपा गया था। दोस्तों, बात शुरू होती है जम्मू एंड कश्मीर से। सन 1947 के समय इस रियासत के राजा थे राजा हरि सिंह। दोस्तों, जब भारत आजाद हुआ था तो जम्मू एंड कश्मीर की तरह लगभग 365 रियासतें भी आजाद हुई थी और देश इन्हीं रियासतों में बटा हुआ था। दोस्तों, उस समय दो देश बनने वाले थे, पहला हिंदुस्तान, दूसरा पाकिस्तान। वहीं अंग्रेजों ने सभी रियासतों के राजाओं को कहा था कि वे चाहे तो हिंदुस्तान में शामिल हो सकते हैं या फिर पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, और यदि कोई रियासत आजाद रहकर अपना अलग मुल्क बनाना चाहती है तो वे यह भी कर सकते हैं। उस समय रियासतें या तो हिंदुस्तान में शामिल हो गईं या फिर पाकिस्तान में शामिल हो गईं। लेकिन कश्मीर के राजा हरि सिंह ने अपनी रियासत को आजाद रखना चाहा। यह उनकी बहुत बड़ी भूल साबित हुई। उस समय भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड माउंटबेटन ने राजा हरि सिंह को काफी समझाने की कोशिश की कि वे भारत में शामिल हो जाएं, परंतु वे नहीं माने और आजाद मुल्क बनाने पर अड़े रहे। कश्मीर को आजाद रखने का नतीजा क्या होगा, यह महाराजा हरि सिंह को नहीं मालूम था। दोस्तों, पाकिस्तान हमेशा से ही चाहता है कि कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो जाए और वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। जैसे ही देश आजाद हुआ और अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए, इसके बाद पाकिस्तान ने कश्मीर की घेराबंदी शुरू कर दी। पाकिस्तान ने हजारों की संख्या में आक्रमणकारियों को कश्मीर भेजा। यह सब देख के राजा हरि सिंह घबरा गए और उन्होंने भारत से मदद मांगी और भारत मदद करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन इस बात पर अड़े थे कि कश्मीर पहले भारत में शामिल हो, उसके बाद में हिंदुस्तान कोई मदद भेजेगा। उसके अगले ही दिन राजा हरि सिंह कश्मीर के साथ भारत में शामिल हो गए, लेकिन उन्हें डर था कि हिंदुस्तानी फौज समय पर नहीं आई तो क्या होगा। तो इस कारण से उन्होंने अपने कमांडर को बुलाया और उससे कहा कि अगर कल सुबह तुम्हें हिंदुस्तानी सैनिक विमानों की आवाज सुनाई ना दे तो मुझे नींद में ही गोली मार देना। कश्मीर भारत में शामिल तो हो गया था, लेकिन फिर भी माउंटबेटन कश्मीर के लिए आर्मी भेजने को राजी नहीं थे। कारण क्या था, यह हमारे चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन नेहरू जी और सरदार पटेल जी ने उन पर दबाव बनाया और माउंटबेटन सेना भेजने को राजी हो गए। परंतु इसी के साथ उन्होंने एक शर्त भी दोनों के समक्ष रख दी। उनकी शर्त थी कि भले ही कश्मीर भारत में शामिल हो गया हो, लेकिन हालात ठीक होने के बाद जनमत संग्रह कराया जाएगा। वहीं नेहरू जी और सरदार पटेल जी ने उनकी यह शर्त सुनने के बाद ज्यादा विचार न करते हुए उनकी यह शर्त मान ली और भारत की सेना रातों रात कश्मीर पहुंच गई। जैसे ही हिंदुस्तानी सेना के कदम कश्मीर में पड़े तो आक्रमणकारी कश्मीर छोड़कर भाग खड़े हुए। सभी खबरों को सुनकर पाकिस्तान के गवर्नर जनरल जिन्ना बेहद परेशान हो उठे और पाकिस्तानी सेना को श्रीनगर जाने का आदेश दे दिया। परंतु वहीं पाकिस्तानी सेना के अंग्रेजी अफसर ने जिन्ना का आदेश मानने से मना कर दिया, क्योंकि कश्मीर अब भारत के हिस्से में है। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि उस समय भारत व पाकिस्तान के सेना कमांडर चीफ अंग्रेज अफसर थे, वे केवल अपने अधिकारियों का ही आदेश मानते थे। यह सब देखने के बाद जिन्ना ने माउंटबेटन व नेहरू जी समेत सरदार पटेल जी को कश्मीर मुद्दे पर बात करने के लिए लाहौर आने का निमंत्रण भेजा। वहीं सरदार पटेल जी ने इस निमंत्रण को ठुकराते हुए न जाने का फैसला किया और माउंटबेटन व नेहरू जी को
न जाने की सलाह दी। नेहरू जी अपनी खराब तबीयत के चलते लाहौर नहीं गए और माउंटबेटन को अकेले ही लाहौर जाना पड़ा। दोस्तों, यह मुलाकात इतिहास का रुख बदल सकती थी, लेकिन इतिहास को तो कुछ और ही मंजूर था। 1 नवंबर 1947 को माउंटबेटन अकेले ही लाहौर चले गए। इस मीटिंग का रिजल्ट आ पाता उससे पहले नेहरू जी ने रेडियो पर जो भाषण दिया, कई लोगों का मानना है कि नेहरू जी ने वो भाषण नहीं दिया होता तो कश्मीर का रुख आज कुछ और ही होता। भाषण में नेहरू जी ने कहा, हम इस बात के लिए तैयार हैं कि कश्मीर में शांति व्यवस्था व कानून लागू हो और यहाँ संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की देखरेख में जनमत संग्रह कराया जाना चाहिए। यहीं से भारत की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गईं। भारत ने 31 दिसंबर 1947 को पाकिस्तान के खिलाफ यूएनओ में शिकायत दर्ज कराई। वहीं यूएनओ ने कश्मीर मुद्दे को छोड़कर दोनों देशों को एक ही नजरिए से देखा। यूएनओ ने फैसला सुनाया कि यह कश्मीर का अंदरूनी मामला है। यह आदेश सुनकर नेहरू जी को सदमा लगा और वे इस मुद्दे को देखते हुए अपना पद छोड़ना चाहते थे। माउंटबेटन को लिखी चिट्ठी इस बात का सबूत है, लेकिन उन्होंने अपना पद नहीं छोड़ा। वहीं 13 अगस्त 1948 को यूएनओ ने युद्ध विराम का आदेश दे दिया। इस समय भारतीय सेना आगे बढ़ रही थी, लेकिन 1 जनवरी 1949 को हिंदुस्तान व पाकिस्तान के बीच सीज फायर लागू कर दिया गया। उस वक्त भारतीय सेना ने पश्चिम में कुंज व उत्तर में कारगिल क्षेत्र से आक्रमणकारियों को पूरी तरह खदेड़ दिया था। वहीं दोस्तों, कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में है, उसे हम आज पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, और कश्मीर का वो हिस्सा जो हिंदुस्तान में है, उसे हम आईओके इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं। जिस दिन सीज फायर लागू हुआ था, तब से लेके आज तक उस युद्ध क्षेत्र को एलओसी कहा जाता है। आज भी एलओसी विवाद का विषय बनी हुई है और कश्मीर को बचाने की जंग भारत आज भी लड़ रहा है। तब से लेके आज तक दोनों देशों में 3 बड़े युद्ध हो चुके हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई लगभग 740 किलोमीटर तक फैली सीमा रेखा को एलओसी कहा जाता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे हम आपके लिए और अच्छा काम कर सके। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखी है तो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आप द एआरपी जोन पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हिस्सा बन जाएं द एआरपी जोन फैमिली का। अभी के लिए इजाजत चाहूंगा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।